हो गई है, लेकिन कन्फर्मेशन तब आएगा। देखिए, एफआई से वेट कर रहे हैं। एफआई वेट किस चीज़ का कर रहे हैं? एफआई वेट कर रहे हैं कि आपके यहाँ अर्निंग्स कैसे निकल के आती है, यानी कि दूसरी तिमाही के जो नतीजे होते हैं वो कैसे होते हैं। और क्यों वेट कर रहे हैं? क्योंकि भारतीय बाजार को का जो वैल्यूएशन है, निफ्टी की अगर वैल्यूएशन की बात करें तो 21-22 के बीच का पी है, जो कि आप रिलेटिवली अगर आप तुलना करेंगे दुनिया भर के बाजारों से, और स्पेशली इन इमर्जिंग मार्केट्स जहां पर एक अलग स्टांस होता है फाइज का, तो उसमें ये महंगा दिखाई दे रहा है। अभी वैल्यूएशन असाइन किए थे भारत की ग्रोथ को लेकर, मतलब मार्केट में अर्निंग्स ग्रोथ को लेकर। जीडीपी ग्रोथ हमारी सॉलिड है, उसमें कोई दिक्कत की बात है नहीं, लेकिन अर्निंग ग्रोथ को लेकर ये वैल्यूएशन असाइन किए गए थे। अब ये अर्निंग ग्रोथ लास्ट क्वार्टर की उतनी आई नहीं, हमने सिंगल डिजिट की अर्निंग ग्रोथ देखी, यानी कि 10% से नीचे की निफ्टी 50 कंपनियों की जो मुनाफे की जो ग्रोथ रही वो 10% से भी कम की रही। तो ये वैल्यूएशन और अर्निंग में थोड़ा सा मिसमैच है और एफआईज वेट कर रहे हैं। तो अभी थोड़ा सा मुझे लगता है कि थोड़ा ट्रेंड रिवर्स होना शुरू हो तो गया है, लेकिन हम बिल्कुल ये नहीं कहेंगे कि नहीं अब एफआईज बुलिश होना शुरू हो गए हैं, क्योंकि अभी भी अगर आप देखेंगे तो इंडेक्स फ्यूचर्स में जो लॉन्ग होल्डिंग है वो 0.7% के आसपास है, उसमें कोई ज्यादा चेंजेस नहीं है। लेकिन कविता, एक चीज गौर करने वाली ये है कि हमने देखा था कि बुधवार को भारतीय बाजारों में शानदार तेजी का सत्र रहा, और उस दिन भी एफआईज की जो सेलिंग थी वो 1,500 करोड़ रुपए के आसपास की ही कैश में थी। लगातार दूसरे सत्र में हमने देखा है कि एफआईज की जो बिकवाली है वो 1500-1600 करोड़ रुपए के आसपास की है। तो बिकवाली जारी जरूर है, 9 दिन एफआईज की सेलिंग लगातार हो गई है, लेकिन क्वांटम छोटा हो रहा है, और ये निश्चित तौर पर एक राहत की खबर भारतीय बाजार के लिए जरूर है। 1583 करोड़ रुपए की कैश में सेलिंग की है। इंडेक्स फ्यूचर्स की बात करें तो वहां पर थोड़ी सी ज्यादा है, 2200-2300 करोड़ रुपए के आसपास की सेलिंग है, स्टॉक्स फ्यूचर्स में सेलिंग है। लेकिन ये जो क्वांटम है ना, धीरे धीरे छोटे होने शुरू हो गए, और ये बात बिल्कुल सही है कि भारतीय बाजार ने अगर अपने गेंस को होल्ड किया है या फिर नीचे जाने से बाजार अगर अब तक बचा हुआ है, तो उसकी वजह यह है कि निश्चित तौर पर डीआईज का लगातार भारतीय बाजारों को सपोर्ट मिला है। अगस्त 2023 से अब तक कविता करीब 25-26 महीने हो गए हैं ये, और 25-26 महीने से लगातार डीआईज बाइंग कर रहे हैं। कैश में नेट नेट उनकी तरफ से बाइंग का ही फिगर आया है, और लगातार 28 दिन की बाइंग भारतीय बाजार में हो गई है। अब ये 500 करोड़ रुपए की बाइंग, डीआईज जिस तरह से मोमेंटम बरकरार रखे हुए उस हिसाब से आपको छोटा जरूर दिखाई देगा, लेकिन ये बाइंग का फिगर है, और इन्होंने भारतीय बाजारों को अच्छे से सपोर्ट करने का काम किया है। अब देखते हैं कि एफआईज का ये जो लगातार 3 महीने जो जम के बिकवाली की एफआईज ने, क्या अक्टूबर एक ऐसा महीना होगा जब एफआईज की तरफ से नेट नेट हम बाइंग के फिगर देखेंगे। लेकिन ये काफी कुछ निर्भर इस बात पर करेगा कि अर्निंग्स आपकी कैसी आती है, जो ग्लोबल जो हेडविंड्स हैं वो कितने दूर होते हैं, और एक और चीज, भारत अमेरिका के बीच में ट्रेड डील जो हो रही है उसको लेकर भी अभी थोड़ी असमंजस की स्थिति है। बातचीत तो शुरुआत हो गई है फिर से, 5 दौर की बातचीत पहले हुई थी, बीच में तल्खी काफी बड़ी अमेरिका के साथ भारत की, और टैरिफ को बढ़ा के 50% किया गया। अब बातचीत चल रही है, लेकिन अभी भी ऐसी कोई बहुत कोई पॉजिटिव, बहुत कंस्ट्रक्टिव संकेत नहीं आए हैं। जो कुछ हुआ है वो बयानों में आया है, वो मोदी के सोशल मीडिया पोस्ट में आया है, वो ट्रंप के सोशल मीडिया पोस्ट में आया है। एक्चुअल में अभी कुछ आया नहीं है, तो इस पर भी एफआईज की नजर आगे रहने वाली है। देखते हैं कि ये टेबल कब टर्न होता है, और ये दो चीजें अगर पॉजिटिव होनी शुरू हो जाती हैं, अर्निंग्स और टैरिफ को लेकर अनिश्चितता अगर कम होती है, तो निश्चित तौर पर भारतीय बाजार में ऐसी कोई और दिक्कत है नहीं। आपके मैक्रोज बहुत अच्छे हैं, आपकी ग्रोथ अच्छी है, महंगाई आपके यहां कम है, जीएसटी कलेक्शन के नंबर्स अच्छे आ रहे हैं, पॉलिसी का सपोर्ट है, लिक्विडिटी आपके यहां भरपूर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट ये दो चीजें हैं, ये बाजार पर मुझे लगता है थोड़ा सा अभी कह सकते हैं कि अनिश्चितता के बादल बन के ये मंडराएंगे। तो देखते ही क्या होता है, लेकिन ये है कि हाँ, बिकवाली थोड़ा सा कम होना, क्वांटम कम होना, ये एक अच्छा संकेत भारतीय बाजार के लिए जरूर है। ऑलराइट, चलिए इस बीच यहाँ पर, क्योंकि हमारे बाजारों में हम देख रहे हैं कि ऊपरी स्तरों पर बाजार बहुत समय तक टिक नहीं पा रहा है। हालांकि हम देख रहे हैं कि रिहाई पर क्लोजिंग हुई है शुक्रवार के सेशंस की, और कहीं ना कहीं हमने इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स और रेजिस्टेंस को भी तोड़ने की कोशिश की है। लेकिन अभिषेक, लगातार ऊपरी स्तर पर बाजार बिकवाली के दबाव के चलते थोड़ा सा मोमेंटम अपना लूज कर लेता है। अब बहुत अहम होगा बाजार के लिए अपने रेजिस्टेंस को तोड़ना। इमीडिएट सपोर्ट लेवल आपके मुताबिक क्या होगा, रणनीति यहाँ पर क्या होनी चाहिए, और इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जो बाजार को तोड़कर अब अगर आगे निकलना है तो वो लेवल क्या होगा?
कविता, अगर हम निफ्टी की बात करें तो देखिए, तो इंपॉर्टेंट जो अभी रेजिस्टेंस है वो 25,000 का है। 25,000 के लेवल को हमने खोया था, लगातार हमने 8-17 के आसपास की बिकवाली दिखी थी बाजार में। अब चीजें थोड़ी बेहतर नजर आ रही हैं। हालांकि 2 दिन की तेजी हुई है, लेकिन ना बुधवार की जो तेजी थी ना वो काफी ज्यादा अच्छी थी। और उसके बाद शुक्रवार को हमने देखा कि बाजार एक रेंज में थी। लेकिन सबसे खूबसूरत चीज क्या थी कि आप हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन और लास्ट आवर के ट्रेड में वीकेंड से पहले अगर बाजार डे हाई पर जाकर बंद हो, आप समझ लीजिए कि बाजार में जो कॉन्फिडेंस की कमी हो रही थी उसकी काफी ज्यादा भरपाई हो रही है, तो डैमेज कंट्रोल हो रहा है। लेकिन निफ्टी पर जाने से पहले कविता में बता देता हूं कि आज के लिए जो सेटअप है वो किस तरह का है। देखिए, अमेरिका के साथ ट्रेड डील को लेकर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर का एक बयान भी आया है। एक समिट में उन्होंने कहा है कि भारत अमेरिका के बीच व्यापारिक मुद्दों को लेकर असहमति अभी बनी हुई है और दोनों देशों के बीच में अंतिम समझौता नहीं हुआ है। मुद्दे सुलझाने की जरूरत है। भारत सक्रिय रूप से काम कर रहा है। बातचीत जरूरी है क्योंकि अमेरिका जो है दुनिया का एक बहुत बड़ा बाजार है। लेकिन उन्होंने ये भी रिपीट किया कि भारत पर जो टैरिफ लगाए गए थे वो अनुचित हैं। तो ये स्टेटमेंट आया है। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि बातचीत चल तो रही है, लेकिन भारत के जो रिजर्वेशंस हैं अपने मुद्दों को लेकर, यानी कि एग्री को लेकर, डेयरी को लेकर, उससे भारत पीछे हटने को तैयार नहीं है। और भारत ने कई बार ये रीट्रेट किया है कि हम इन मुद्दों से समझौता करेंगे नहीं। ये इकोनॉमिकली काफी ज्यादा सेंसिटिव मुद्दा है, ये सरकार के लिए पॉलिटिकली बहुत सेंसिटिव है। तो इस मुद्दे पर भारत पीछे हटेगा नहीं। क्या कुछ और अरेंजमेंट बनेगी? क्या अमेरिका से फाइटर प्लेन्स भारत खरीदेगा ज्यादा? क्या डिफेंस इक्विपमेंट्स की खरीदारी भारत अमेरिका से बढ़ाएगा? किसी और चीज में ज्यादा एक्सेस देगा भारत अमेरिका को? अब ये चीज सारी की सारी भविष्य के गर्भ में देखते हैं कि आगे क्या चीज होती है। लेकिन अभी ये चीज थोड़ी सी ना तनातनी ऐसा लग रहा है इन स्टेटमेंट से कि ये बनी हुई है। लेकिन भारतीय बाजार के लिए जो सेटअप है वो सेटअप थोड़ा सा बेहतर जरूर दिखाई दे रहा है, क्योंकि डे हाई पर एक तो हमने शुक्रवार को बंद हुए। एफआईज की बिकवाली का आंकड़ा छोटा है और जो अपडेट्स आए हैं एचडीएफसी बैंक के, आप अपडेट देखिए, काफी बढ़िया अपडेट आए हैं। करीब करीब 4.5% क्वार्टर ऑन क्वार्टर हमने रेवेन्यू ग्रोथ देखी है जो इन्होंने अपना अपडेट दिया है। और एडवांसेस में जो ग्रोथ है, एडवांसेस यानी कि जो नए लोन में जो ग्रोथ है वो मर्जर के बाद वो सबसे ज्यादा है। तो ये स्ट्रेंथ को दिखा रहा है। और वैसे भी अगर आप एचडीएफसी बैंक को देखेंगे तो बार बार हम देख रहे हैं कि 100 डीएमए यानी कि 965 रुपए के आसपास ये शेयर जा रहा है। हालांकि वहां से रिवर्स भी होता है, एक रेंज में घूम रहा है। लेकिन आज मुझे लगता है कि वो रेंज बाजार आपको तोड़ने के लिए तैयार दिखाई देगा निश्चित तौर पर। और निफ्टी की बात करें तो आप ये देखिए कि 24,700 पर निफ्टी को अच्छा सपोर्ट लग रहा है। और जो रेजिस्टेंस की अगर हम बात करें तो 25,000 पर बाजार के लिए रेजिस्टेंस है। मेरा मानना यह है कि अगर आपको निफ्टी को अगर बाइंग करना है, गिरावट पर आप बाइंग कीजिए और छोटे गेंस के लिए बाइंग कीजिए। बहुत बड़ा मत सोचिए बाजार में, क्योंकि अभी भी बाजार एक तरफा चाल नहीं दिखाएगा। अभी भी कुछ कुछ अनिश्चितताएं हैं बाजार के लिए। बाजार अभी क्लैरिटी चाहेगा, अर्निंग के फ्रंट पर भी क्लैरिटी चाहेगा। और ऐसा नहीं है कि अगर अपडेट्स अगर अच्छे आ जाए तो एक्चुअल उसका कन्वर्जन नतीजों में डेफिनेटली हो जाए, उस बातचीत की कोई गारंटी नहीं है। बट ये है कि हाँ, शॉर्ट टर्म में अब ये जो आंकड़े आए हैं बिजनेस अपडेट्स के, ये सपोर्ट करने का काम जरूर करेंगे। तो निफ्टी में 24,750 से 24,850 के बीच में अगर निफ्टी मिलता है तो मेरा मानना है कि आपको बाइंग करनी चाहिए। 25,000 के टारगेट आप लेके चल सकते हैं, वहीं पर रेजिस्टेंस भी है। छोटे गेंस के लिए आप ट्रेड कीजिए और 25,000 के पार जब निफ्टी निकल जाएगा तो मेरा मानना है कि निफ्टी में एक बड़ी तेजी की शुरुआत आप फिर से होते हुए देखेंगे। बट ये है एक उसमें कैविएट ये है कि ये सारी चीजें ना सब्जेक्ट टू कंडीशंस हैं कि ट्रेड डील को लेकर, टैरिफ को लेकर किस तरह के पॉजिटिव सेंटिमेंट्स इमर्ज होते हैं और जो अर्निंग सीजन जो किक स्टार्ट होगा 9 अक्टूबर से, वो किस नोट पर होता है, टीसीएस से दिशा क्या मिलती है। तो अगले एक हफ्ते बहुत ज्यादा क्रूशियल रहने वाले हैं और मेरा मानना है कि बाजार वोलेटाइल तो रहेंगे, लेकिन जो ट्रेजेक्ट्री दिख रही है अभी थोड़ी फिलहाल के लिए ये ऊपर की दिखाई दे रही है। राइट, चलिए, तो ये तमाम रणनीतियां आपने बता दी है। और बैंक निफ्टी को लेकर एक बार क्या स्ट्रैटेजी? कविता, आज मेरा मानना है कि निफ्टी से ज्यादा जो फोकस होना चाहिए वो होना चाहिए निफ्टी बैंक पर, क्योंकि निफ्टी बैंक ने तेजी बहुत अच्छी दिखाई है
और शुक्रवार के सत्र में भी हमने देखा कि लोअर लेवल से करीब करीब सवा सवा 400 अंकों के आसपास की तेजी रही और 55,500 के लेवल को निफ्टी बैंक ने रीगेन कर लिया है। तो निफ्टी बैंक के लिए जो इमीडिएट जो अब टारगेट होगा वो होगा 56,000 का। मेरा मानना है कि अचीव आज या कल में कर लेगा, क्योंकि जो अपडेट्स आए हैं प्राइमा फेसी अच्छे लग रहे हैं। एचडीएफसी बैंक के अपडेट अच्छे लग रहे हैं। कोटक बैंक के जो अपडेट्स दिखाई दे रहे हैं वो भी अच्छे नजर आ रहे हैं, क्योंकि एडवांसेस में करीब करीब 16% की ग्रोथ है, सॉलिड ग्रोथ है 16% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। डिपॉजिट में करीब करीब 15% के आसपास की ग्रोथ है। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के अपडेट्स अच्छे आए हैं। आरबीएल बैंक के अपडेट अच्छे आए हैं। बजाज फाइनेंस, हालांकि निफ्टी बैंक से इसको जोड़ के नहीं देख सकते, लेकिन फाइनेंशियल वाली